इसको मिलके बनता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। दोनों मिलेंगे कहाँ? x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को मिला दो तो दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a, b। अब हम डिस्कस करेंगे वो केस जो तीनों नॉन जीरो हैं। तो ना तो वो लाइन पैरेलल हो सकती है एक्सिस के, ठीक है, वो हमने केसेस डिस्कस किए। कब पैरेलल होती है? जब वन वेरिएबल हो, वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। दूसरा केस, ना तो वो ओरिजिन से पास कर सकती है, तो फिर वो लाइन कैसी होगी? वो लाइन होगी, अब हम डिस्कस करते हैं द जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पर भी ग्राफ का नेचर कैसा होगा? सोल्यूशन होगा या नहीं होगा? कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा? ये सारा का सारा बेस्ड है कोएफिशिएंट्स पे। कौन से कोएफिशिएंट्स? a1 b1 c1, a2 b2 c2। हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फ्रॉम क्लास 10 सीबीएसई सिलेबस। अभी हम 2 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स। आई होप आपने वो मॉड्यूल्स करके अच्छे से रिवाइज कर लिया है। एंड बेटा एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, ये 3rd चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, ये एक ऐसा टाइम है जहां पर हम सिर्फ उन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो हमें सीबीएसई एग्जाम को लिखने के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की है, नहीं भी की है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस मॉड्यूल में हम अच्छे से चैप्टर्स रिवाइज करेंगे और आने वाले टाइम में वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल द चैप्टर्स लाइक दिस, ठीक है। तो जैसी भी सिचुएशन है, चाहे हम पूरा पढ़ चुके हैं या हमें कुछ नहीं आता है, ये सबके लिए फायदेमंद होने वाला है। कैसे होने वाला है? जिन बच्चों ने तैयारी कर भी ली है, एक बुक से दूसरी बुक से, ये असाइनमेंट वो असाइनमेंट, आपके स्कूल्स में भी बहुत सारे असाइनमेंट्स मिले होंगे, पेरेंट्स ने भी बहुत सारी किताबें लाके दी होंगी। डोंट वरी, ओके, हमने जो करना था कर लिया। बट अब हमारे पास इतना ही टाइम है कि हम लिमिटेड रिसोर्स के साथ 100% रिजल्ट की तैयारी करें। क्या है वो लिमिटेड रिसोर्स जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नंबर 1, योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन। आई नो कुछ बच्चों को बहुत आसान लगता है, आसान तो है ही बेटा क्योंकि आपने तैयारी अच्छे से की हुई है, लेकिन उसको लास्ट मिनट पे रिवाइज करना बहुत जरूरी है। उसमें छोटे छोटे से पॉइंटर्स हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं और वहीं से हमारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। पीवाईक्यूज में हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें हम एक साथ अब एक महीने में नहीं कर सकते हैं, तो एनसीईआरटी करो और सीबीएसई के पीवाईक्यूज करो और उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस अगर आपका मन करे तो। इतना भी कर लिया तो आई कैन गारंटी दैट यू विल गेट 100 on 100 इन मैथमेटिक्स, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसका कोर्स स्ट्रक्चर देखते हैं, हम बहुत बार देख चुके हैं, अब तो रट गया होगा। अलजेब्रा इज फॉर 20 मार्क्स और इस 20 मार्क्स के लिए हम पढ़ने वाले हैं 4 चैप्टर्स। पॉलिनोमियल्स कवर हो चुका है, लीनियर हम अब कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक और एपीएम आने वाले मॉड्यूल्स में करेंगे। अब हम इसका कोर्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर करिकुलम भी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ग्राफिकल मेथड्स, ये है इसका पहला टॉपिक, ओके। ये हमारा अगर हम देखें इसके तो ग्राफिकल मेथड्स इज लाइक फर्स्ट टॉपिक, फिर कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी, देन अलजेब्रिक सॉल्यूशंस, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड देन सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम। सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बड़ी सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं, बिल्कुल रियल लाइफ से लिया हुआ, बट ये वर्ड प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आती है, घबराने की बात नहीं है। हर तरह की वर्ड प्रॉब्लम के लिए आई गिव यू अ फ्लो चार्ट और अ फॉर्मेट, उस फॉर्मेट से सॉल्व करोगे तो वर्ड प्रॉब्लम्स बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले हम फर्स्ट टॉपिक्स पे चलते हैं। टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस ऐसी आई थी, 1, 2, 3 भी हो सकता है, 1, 1, 3 भी हो सकता है, 1 और 4 मार्क्स का केस स्टडी भी हो सकता है। तो कहना मुश्किल है कि एग्जैक्टली क्या होगा, क्योंकि पूरे अलजेब्रा में से एक केस स्टडी पक्का आएगी। अब वो किस चैप्टर से आए, इट्स नॉट श्योर एंड कंफर्म्ड, लेकिन हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं किसी से भी आ जाए भाई केस स्टडी, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अब हम इसके लिए देखते हैं, सबसे पहले कंटेंट्स हमने जो बात की ऑलरेडी, ग्राफिकल सॉल्यूशंस हैं, उसके बाद हमारा नेचर ऑफ ग्राफ और रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स एंड हेंस ऑब्टेनिंग कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। ये कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। उसके बाद हम उनको अलजेब्रिकली सॉल्व करना सीखेंगे, बहुत ही आसान से 2 मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, एंड लास्टली
द वर्ड प्रॉब्लम्स। तो अभी हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो आप पहले क्लास 8-9 में पढ़ के आए हो। आई हैव जस्ट टेकन अ ग्रिड। ये सिर्फ अभी एक ग्रिड है। क्यों ग्रिड है? क्योंकि अभी इसके ऊपर हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं बनाए हैं। ठीक है, जैसे ही हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, वी कॉल इट हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड हमने इसका नाम दिया है एक्स एक्सिस। इसको बिल्कुल नंबर लाइन की तरह हम रीड करते हैं, तो एक साइड पे पॉजिटिव और एक साइड पे नेगेटिव। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम इसके साथ एक परपेंडिकुलर लाइन बनाए वर्टिकली डाउन, इसको हम कहते हैं वर्टिकल एक्सिस। द नाम है इसका वाई एक्सिस। अगेन अप साइड इज पॉजिटिव एंड द डाउन साइड इज नेगेटिव। वेरेवर दे इंटरसेक्ट, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ये बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, क्लास 8-9 से पढ़ी हुई है, मैंने रिवाइज करा दी है यहाँ पर। और कोई भी पॉइंट अगर हम इस कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन पर अगर हम लेते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x और y। अब x और y में कैसे, क्या है ये x और y? अगर हम इस पॉइंट P को देखें और अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, तो ये जो पॉइंट है जहां पर ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, उसका ओरिजिन यानी 0 0, ये कितना डिस्टेंस है? ओके, दिस वैल्यू इज द x कोऑर्डिनेट। यहां पे देखते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहां पर हमारी x की वैल्यू हो गई 7। और इसी तरीके से अगर हम यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो दिस इज गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहां पर y की वैल्यू हो गई 6। ये सब अच्छे से मालूम है, लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका डिस्टेंस क्या है। तो अगर उसका x कोऑर्डिनेट है तो वो डिस्टेंस है y एक्सिस से, और जो y कोऑर्डिनेट है वो उसका डिस्टेंस है x एक्सिस से। ठीक है, ये सिंपल सी चीज थी, हमने की हुई है ऑलरेडी। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस क्या है? x एक्सिस इस लाइन के ऊपर अगर हम कोई भी कोऑर्डिनेट लेंगे, लाइक इसी पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिखें, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, x की वैल्यू तो 7 है, लेकिन y की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और इसी की वजह से हमारी इक्वेशन ऑफ x एक्सिस हो जाती है y इक्वल टू 0। उसी तरह से अगर कोई भी पॉइंट हम y एक्सिस पर लेते हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, राइट? तो अगर x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो उसकी इक्वेशन बन जाती है x इक्वल टू 0। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जिनको हम लाइटली ले जाते हैं और एग्जाम में इसी से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ऐसे याद रखना, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस यानी कि वो एक्सिस जिसके ऊपर y का वैल्यू 0 है, सो y इक्वल टू 0 इज द राइट इक्वेशन। वर्टिकली इज द y एक्सिस, इसके ऊपर x का वैल्यू हमेशा 0 है, सो उसकी इक्वेशन हो जाती है x इक्वल टू 0। ये तो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम क्वाड्रेंट्स की बात करें, ये चारों क्वाड्रेंट्स हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव, सो साइंस प्लस प्लस होते हैं। इसी तरह सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये क्लास 8 में पढ़ा था, वी हैव जस्ट रिवाइज्ड इट। ठीक है, जनरल फॉर्म्स पे नजर डालते हैं। अगर हम जनरल फॉर्म्स की बात करें तो ax प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। उसकी दो वजहें हैं, एक तो कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए इसे समझना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये पहले क्लास 9th में था ये टॉपिक, जो रैशनलाइजेशन की वजह से डिलीट हो गया है। सो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसे 2 मार्कर्स आए हुए हैं जिनके अंदर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के बेस पर क्वेश्चंस हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें मालूम होना चाहिए इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का ग्राफ क्या कैसा होता है और उसको कैसे बनाया जाता है। इन द PYQs ऑल्सो यू वुड सी सर्टेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो यहाँ देखते हैं एक इक्वेशन जो x में हो सकती है या एक इक्वेशन जो y में हो सकती है, ये उसकी जनरल फॉर्म्स हैं। और जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, नाउ 2 वेरिएबल्स x एंड y, एक लीनियर टर्म हो जाएगी x की, बिकॉज इट्स लीनियर इक्वेशंस, पावर शुड बी 1। एक लीनियर टर्म हो जाएगी दूसरे वेरिएबल y के लिए और एक कांस्टेंट, इसको मिलके बनता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसके लिए देखते हैं कि अगर हमने कोई एक कार्टेशियन प्लेन लिया और हमने अभी देखा है कि इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। पहला एग्जांपल लेते हैं, लेट अस कंसीडर x इक्वल टू
3। अब ये x इक्वल टू 3 कहाँ से आया? हमारे पास एक इक्वेशन है 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें अगर आप देखो दिस इक्वेशन इज इन वन वेरिएबल x। इसको एल्जेब्रिकली हम बड़े आराम से सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आता है x इक्वल टू 3। y तो इसमें है ही नहीं, y इसमें है नहीं, इसका मतलब y इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, राइट? अब x की वैल्यू 3 ही रहेगी, लेकिन y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। व्हेन आई से कुछ भी हो सकती है, यानी कि y1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यानी y एक्सिस पर उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। y कैन बी पॉजिटिव, y कैन बी नेगेटिव, y के ऊपर कोई बाइंडिंग ही नहीं है। तो ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जहां पर x का वैल्यू 3 होगा लेकिन y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है? इस लाइन के ऊपर, राइट? इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका x कोऑर्डिनेट इज 3 और y तो कुछ भी हो सकता है। सो दिस टाइप ऑफ अ ग्राफ विल बी अ लाइन, ओके, विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, राइट? लेकिन उसमें एक पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जहां पर वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। वो पॉइंट है यहाँ पर, x को देखो 1 2 एंड 3, 3,0, यानी कि इस तरह का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? वो ग्राफ होगा, इट विल बी अ लाइन passing through the point 3,0 and parallel to the y axis. I hope ये क्लियर है। सो कोई भी इक्वेशन जो सिर्फ x में है उसका ग्राफ बनेगा y एक्सिस के पैरेलल। इसी तरीके से अब दूसरा देख लेते हैं केस हम, 3y plus 7 equal to 1। 3y plus 7 equal to 1, जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं हमारे पास वैल्यू आती है y equal to -2। अब y equal to -2 है तो x तो इंडिपेंडेंट हो गया, x कुछ भी हो सकता है लेकिन y -2 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा हर वो पॉइंट जहां पर y का कोऑर्डिनेट -2 है। तो y का कोऑर्डिनेट तो -2 यहाँ पर है ही, और यहाँ पर इस पूरी की पूरी लाइन पर कोई भी हम पॉइंट ले लें उसका y कोऑर्डिनेट -2 ही होगा और x कुछ भी हो सकता है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा हमारा? इसका ग्राफ होगा अ लाइन दैट passes through 0, -2 and parallel to the x axis। ठीक है, ये हुई कहानी जब हमारा, अगर a क्या था हमारी पिछली जनरल फॉर्म में? x का कोएफिशिएंट, b क्या था? y का कोएफिशिएंट। अगर इनमें से कोई भी एक जीरो हो जाता है, इट विल रिड्यूस टू अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अगर वन वेरिएबल में है तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा होगा? इट विल बी अ लाइन दैट इज पैरेलल टू द टू एक्सिस। ठीक है, और आता है अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर हम इस पॉइंट को देखें P3, -2, ये है इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे आया है 3, 2? इसका हमने ले लिया 3, इसका हमने ले लिया -2, तो ये पॉइंट आ गया 3, -2। अब अगर हम इसको देखें, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 3, -2। इन जनरल अगर हम दो लाइंस ले लेते हैं, कोई भी, यहाँ तो x3 था, y -2 था, यानी कि अगर दो लाइंस हम लेते हैं x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b, इसके बेस पर PYQ आया हुआ है लास्ट ईयर, सो प्लीज पे अटेंशन। x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b। x इक्वल टू a मतलब x की वैल्यू a है, y कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप लोग, y कुछ भी हो सकता है, तो मतलब इट्स गोइंग टू बी अ लाइन विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस एंड y इक्वल टू b। y b पे फिक्स्ड है, x कुछ भी हो सकता है, इट्स गोइंग टू बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। दोनों मिलेंगे कहाँ? x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को मिला दो तो दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a, b। इतना समझ आ गया? अब हम जल्दी से नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जनरल फॉर्म, अब टू वेरिएबल्स ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें पता है अगर हमारा बाई चांस a 0 हो जाता है तो इट विल बी अ लीनियर इक्वेशन ओनली इन y, और ऐसा ग्राफ हमारा कैसा होगा हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। अगर b 0 हो जाए अगर b 0 हो गया तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इट विल बी अ लाइन दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये तो समझ आ गया, अगर a 0 हो गया तो क्या होगा, b 0 हुआ तो क्या होगा? अगर दोनों 0 नहीं है और c 0 हो गया, ध्यान से सोचो उसको, a 0 नहीं है यानी कि वो लाइन हमारी x एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकती है, b भी 0 नहीं है तो y के भी पैरेलल नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन c को 0 कर दिया हमने। अगर c को हमने 0 कर दिया तो हमारी इक्वेशन बन जाती है ax प्लस by इक्वल टू 0। तो ये थोड़ी सी स्पेशल हो जाती है। ये थोड़ी सी स्पेशल क्यों हो जाती है? क्योंकि अगर ऐसी किसी भी इक्वेशन में हम x की वैल्यू 0
और y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करें तो वो उसका एक सोल्यूशन होती है। यानी कि ये पर्टिकुलर इक्वेशन का जब हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो 0,0 इसका सोल्यूशन है, इसलिए ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी। ठीक है, तो ऐसी कोई भी लाइन जिसका कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है यानी कि C0 है, वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। तो ठीक है, हमने केसेस डिस्कस कर लिए। A0 है तो क्या, B0 है तो क्या, A और B नॉन जीरो है, C0 है तो क्या। नाउ स्टडी कम्स इन, अगर तीनों नॉन जीरो हैं तब क्या। ठीक है, सो अब हम डिस्कस करेंगे वो केस जो तीनों नॉन जीरो हैं। तो ना तो वो लाइन पैरेलल हो सकती है एक्सिस के, ठीक है, वो हमने केसेस डिस्कस किए। कब पैरेलल होती है, जब वन वेरिएबल हो, वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। दूसरा केस, ना तो वो ओरिजिन से पास कर सकती है, तो फिर वो लाइन कैसी होगी, वो लाइन होगी जो दोनों एक्सिस को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमने अभी एक इक्वेशन की बात की, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। दीज वर द बेसिक्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसको बिना जाने ये चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने ये सब रिवाइज कर लिया है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, और यहाँ पर वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कैसे होंगे, जब वो यहाँ y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है x 0 होगा, जब x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो y 0 होगा। ठीक है, तो ये हमारी ग्राफ बन गया। अब इस जनरल फॉर्म के साथ, इस कार्टेशियन प्लेन के साथ हमने ये देख लिया है कि वो जो लाइन जिसमें a b और c तीनों नॉन जीरो वैल्यूज हैं, इट विल इंटरसेक्ट द टू एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर कम्स इन हियर। इस प्लेन पर ऐसी कितनी और लाइंस हम बना सकते हैं? आंसर इज इनफाइनाइट। एक प्लेन के ऊपर बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं। अगर बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं, फिलहाल मैं अपनी एक गिवन लाइन को फिक्स मान के चलती हूँ, ये मेरी लाइन है। ठीक है, ये मेरी वाली लीनियर इक्वेशन की लाइन है। अगर और बाकी सारी लाइंस हों तो वो कैसे बिहेव करेंगी? पहला केस हो सकता है कि अगर कोई दूसरी लाइन हम बनाएं, वो हमारी गिवन लाइन को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी। जैसे कि एक ये लाइन हो सकती है, ठीक है, हमने एक ये लाइन ले ली है, एक और ये वाली हो सकती है, और एक और भी ऐसे हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी लाइंस हो सकती है। मैंने सिर्फ 2-3 शो करने के लिए बनाई है। If we are given a line, there can be infinite lines that can intersect the given line. ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है कि when the lines are parallel. अब इंटरसेक्ट नहीं करानी है भाई, इंटरसेक्ट नहीं करानी है तो पैरेलल करानी पड़ेगी, है ना। पैरेलल कैसे हो सकती हैं? इस एक लाइन से मैंने एक पैरेलल लाइन बनाई, और भी हो सकती हैं, एक यहाँ बना देते हैं, और भी हो सकती हैं, एक तीसरी लाइन बना देते हैं। तो ऐसी भी बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं जो पैरेलल हो। अब कोई ऐसी लाइन जो ना तो पैरेलल हो और ना ही वो इंटरसेक्ट करे, पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। दैट लाइन विल बी कोइंसिडेंट, यानी कि ना तो वो इंटरसेक्ट कर रही है, ना पैरेलल कर रही है, उसके पास कोई जगह ही नहीं बची थी। तो दैट थर्ड लाइन इज गोइंग टू बी नाउ कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन जो उसके बिल्कुल ओवरलैप कर जाती है, इसके अलावा कोई और केस नहीं हो सकता। ठीक है, सो गिवन टू लाइंस there can be only 3 possible cases. Either they intersect, or they are parallel, or they are coincident. अब हम डिस्कस करते हैं the general form of a pair of a linear equations, right? Pair of linear equations यानी कि हर बार इस चैप्टर में हमको 2 इक्वेशंस दिए होंगे x और y में। वो 2 इक्वेशंस m और n में भी हो सकती हैं, तो वो 2 वेरिएबल्स कोई भी हो सकते हैं, लेकिन 2 इक्वेशंस जो हमें दी होंगी उसमें सेम वेरिएबल्स ही हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो जनरल फॉर्म कैसे? अब a, b और c हमारे कोएफिशिएंट्स थे व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट वन इक्वेशन। अब 2 इक्वेशंस हैं तो दोनों को a तो नहीं बोल सकते ना, तो हमने उसको 1 और 2, a1 a2, b1 b2 एंड c1 c2 करके डिफरेंशिएट कर दिया। a1 b1 c1 will be the coefficients of the terms in the first equation, a2 b2 c2 will be the coefficients in the second equation. अब ये क्या हो सकते हैं 6 वैल्यूज? These 6 can be real numbers. ठीक है, कंडीशंस वही हैं कि हम मान के चल रहे हैं कि साइमल्टेनियसली a और b 0 नहीं है। तो इन 2 लीनियर इक्वेशंस के बारे में अब हम सीखते हैं कि इनका ग्राफ बनाकर सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। ठीक है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ग्राफ कैसे बनाया जाए। ग्राफ किस किस तरीके का हो सकता है हमने देखा है, या तो वो इंटरसेक्ट करेगा, या फिर वो पैरेलल होगा, या फिर वो
को इंसिडेंट होगा। इसी के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा चैप्टर। सो हम जल्दी से डिस्कस करते हैं केस नंबर 1। एक केस लिया है मैंने जहां पर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। इसी केस में हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करने हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमने आराम से ले लिया। दिस इज गोइंग टू बी माय इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इनका ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले हमें सोल्यूशन सेट बनाना पड़ेगा। सोल्यूशन सेट बनाने के लिए मैंने x और y को ले लिया ना। हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। x को वैल्यू दो, y को निकाल लो, y को वैल्यू दो, x को निकाल लो। जैसे हम पहली वैल्यू देते हैं x को 0, मुझे बहुत मजा आता है, लेकिन तभी लो 0 जब दूसरा हमें परफेक्ट नॉन डेसिमल नंबर मिल जाए। मैंने x को 0 लिया तो y हमारा आ जाएगा 5। ठीक है, आसानी से मिल गई एक पहली कॉम्बिनेशन। दूसरा, x को मैंने 4 लिया। x को 4 इसलिए लिया कि 3 इंटू 4 इज 12, जो यहाँ जाकर बन जाएगा 20 माइनस 12 8, ताकि वो y 4 को आराम से डिवाइड करके y का वैल्यू आ जाए मेरे पास 2। अब जरूरी नहीं हम x को ही वैल्यू दें, ठीक है, तो हर बार मैंने थर्ड वैल्यू में y को वैल्यू देते हैं फिर हम x की निकालते हैं। चलो हम ले लेते हैं y इक्वल टू -1। अब मैंने स्पेशली देखो चॉइस देखो, वहां 0 फिर 4 फिर 1, ऐसे नहीं रैंडम वैल्यूज, टेक स्मार्ट वैल्यूज, ताकि आपको पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से और नॉन डेसिमल्स में मिल जाए। डेसिमल के पॉइंट्स प्लॉट करने में अक्सर गलती हो जाती है। ठीक है, तो मैंने अगर y को -1 लिया, दिस विल बी -4, राइट साइड जाके वो प्लस हो जाएगा 24, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। एक सेट रेडी हो गया है, डिटेल में समझा दिया है। इसी तरीके से हम सेकंड सेट रेडी कर लेते हैं। ये तो आसान है, x इज इक्वल टू 2y, कोई भी वैल्यू होगी x की वो y से डबल होगी। x को 0 लिया तो y भी 0 हो जाएगा। अगर हमने x को 2 लिया तो y तो 1 हो जाएगा ना, क्योंकि x तो डबल है। एंड अगर y को हमने वैल्यू दी 2 तो x हो जाएगा 4। ठीक है, ये हमने पहले सोल्यूशन सेट रेडी किया। फिर हम ले लेंगे ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर मतलब खाली वो ग्राफ पेपर नहीं है, इसके ऊपर जब तक आप ये दोनों एक्सिस नहीं बनाओगे तब तक इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, फिर अब हम इसके पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट हम लेंगे 0,5, ये हमने ले लिया 0,5। ठीक है, दूसरा पॉइंट कौन सा है हमारा 4,2, तो हमने दूसरा पॉइंट ले लिया, ये 4,2 आ गया हमारा। तीसरा पॉइंट है हमारा 8 एंड -1। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड -1, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 8 और -1। अब ये 3 पॉइंट्स आ गए, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होने चाहिए। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे, मेरी क्लास में भी बहुत बार डिबेट होता है इस बात के ऊपर, मैम तीसरा पॉइंट क्यों निकालें, हम टाइम वेस्ट होता है हमारा। तीसरा पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है। 2 पॉइंट्स के साथ आप एक लाइन बना सकते हो, लेकिन अगर गलती से आपने एक पॉइंट गलत कैलकुलेट कर लिया तो भी आपकी लाइन बन जाएगी एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइन गलत है। लेकिन 3 पॉइंट्स निकालने में अगर वो तीनों करेक्ट हैं तभी एक लाइन पर प्लेस हो पाएंगे। अगर ऐसा है तो यू कैन बी डबली श्योर कि मेरा आंसर ठीक आया है। ठीक है, इसीलिए आई इंसिस्ट, अदरवाइज एक लाइन को डिटरमिन करने के लिए 2 पॉइंट्स आर मोर देन एनफ। ठीक है, मैंने तीसरा लिया टू वेरीफाई माई आंसर, कि जब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, ठीक है, तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाए। देखो बड़े आराम से लाइन बन गई है। अब ये लाइन बन गई है, इसके ऊपर हमें इसका नाम भी लिखना होता है, हम बाद में करते हैं, लेकिन पहले फटाफट दूसरा पॉइंट लेते हैं। 0,0, दूसरी लाइन हमने बनानी शुरू कर दी। नेक्स्ट पॉइंट इज 2,1, 2,1 आएगा 1 2 यहाँ पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट आ गया। तीसरा है 4,2, सो 1 2 3 4, अरे वाह ये तो सेम ही आ गया, लेकिन फिर भी पॉइंट तो हमें लेना ही पड़ेगा 4,2, और इसी में से हम ऐसे तीनों को जोड़ेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। ठीक है, अब ये हमने बना लिया है। अब हमें इक्वेशंस, कौन सी लाइन किस इक्वेशन की है वो लिखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3x + 4y = 20, और यहाँ पे लिख दिया x - 2y = 0। अब हमें करना क्या था, हमें ये देखना है कि ये केसेस में लाइंस जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। इंटरप्रेट करने के लिए हमें देखना होता है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखा तो ये पॉइंट आ गया 4,2, यानी कि इन दो इक्वेशंस का 4,2 एक सोल्यूशन है। और जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा तो वो एक ही तो आएगा, तो वही एक पॉइंट उसका यूनिक सोल्यूशन। यूनिक मतलब वन एंड ओनली वन, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। तो यानी कि इस सिस्टम में हमें सोल्यूशन मिल रहा है। अगर सोल्यूशन मिल रहा है और वो भी यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है, कौन सा सोल्यूशन, P4,2,
अगर किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमें मिल गया है, ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। तो जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तब हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन आता है और हम पेयर ऑफ इक्वेशंस को कहते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, केस 2 को अब हम थोड़ा फास्ट लेते हैं। द टू लाइंस दैट आर पैरेलल एंड डू नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल। ऑब्वियस सी बात है, या तो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी। इंटरसेक्ट हम देख चुके हैं, अब देखते हैं पैरेलल क्या होता है। दो हमने लाइंस ले ली हैं, इक्वेशंस ले ली हैं, फिर से हमने सोल्यूशन बॉक्स बनाया। पहले इक्वेशन में x + 2y - 4 = 0, x को लिया 0 तो y आ गया मेरा 2। जल्दी जल्दी सॉल्व करो मेरे साथ साथ, ठीक है। x का वैल्यू हमने लिया 2, x is 2 तो ये बन जाएगा 2 - 2 इधर जाके y बन जाएगा हमारा 1, राइट। अब हमने y को 0 कर दिया, y को 0 किया तो x का वैल्यू आ गया 4। सो टेक स्मार्ट वैल्यूज। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे बॉक्स में भी हमने x और y ले लिया, x को वैल्यू दी, y आ गया, फिर x को दिया, y आ गया। अब मैंने चेंज किया, y को वैल्यू दी मैंने 0, y को 0 कर दिया तो x आ गया 6। ठीक है, हो गया आराम से। अब लिया हमने ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर बोर्ड के एग्जाम शीट में ना अटैच्ड होता है, ठीक है। थोड़ा आगे जाके देखोगे तो पीछे ग्राफ पेपर अटैच्ड होता है, सो पैनिक नहीं, कभी वहां ग्राफ मांगना शुरू कर दो, इट्स ऑलरेडी देयर। वहां जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और प्लीज जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आपने इसका ये बॉक्स वॉक्स बनाने का काम पहले कर दिया तो वहां नीटली लिख देना ग्राफ इज देयर एट दैट शीट। और नहीं तो मेरा सजेशन है कि उसी के साथ आप सॉल्व करो ताकि वैल्यूज प्लॉट करने में गलती ना हो। मर्जी आपकी है, ओके, बट यू हैव टू बी केयरफुल। अब हम पॉइंट्स लेना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा x का 0,2, ओके। 0,2 अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर आएगा x is 0 and 2, यहाँ पर पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है, 0,2। नेक्स्ट वैल्यू इज x is 2 and y is 1, आ गया हमारा थर्ड। 4 और 0, 1 2 3 and 4 0, वो तो इसी एक्सिस पर आ गया, ठीक है, तीनों पॉइंट्स आ गए और मैंने लाइन बना दी। उसी तरह अगर हम सेकेंड इक्वेशन को देखें तो पहला पॉइंट है 0,3, फिर 2,2 एंड देन 6,0। इनको प्लॉट किया, ज्वाइन किया तो लाइन बन गई, उनकी इक्वेशंस हमने साथ में लिख दी उसके ऊपर। अब देखो कितनी बढ़िया सी ये दो हमारी कैसी लाइंस हैं, ये तो कभी भी नहीं मिलेंगी कितना भी एक्सटेंड करते जाओ, बिकॉज द लाइंस आर पैरेलल एंड दे विल नेवर एवर इंटरसेक्ट। अगर पिछले केस में जहां पर वो इंटरसेक्ट करते थे उसको हमने सोल्यूशन कहा, तो यहाँ पे तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं तो भाई उसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है। सो दिस इज अ केस ऑफ नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन, जब हमें सोल्यूशन मिला तो हमने उसको क्या कहा, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। जब हमें नहीं मिला तो हमने उसको कहा इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये दो वर्ड्स कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इस पूरे के पूरे चैप्टर में ये वर्ड्स बार बार यूज होंगे, दिमाग में बैठा लो। कंसिस्टेंट मतलब जिनका सोल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट मतलब जहां सोल्यूशन नहीं है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज नेचर ऑफ ग्राफ। नेचर ऑफ ग्राफ दो केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, और तीसरा था हमारा कोइंसिडेंट। इसको लास्ट केस है ये हमारा, डिस्कस करते हैं। फिर से हमने एक पेयर ले लिया, सोल्यूशन बॉक्स बनाया, वैल्यूज दिए रैंडम, x को y आ जाएगा, फिर दिया y को दिया तो x आ जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी हम इसकी वैल्यूज निकालते हैं। x को वैल्यू दिया 0 तो y आ गया हमारा 3। इसी तरह से दूसरे वैल्यूज निकाले, x is -3 तो y आ गया हमारा 5। अब y को वैल्यू दिया 0 तो हमारा x आ गया 4.5। 4.5 उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो मैंने इसको यहाँ पर प्लॉट करने के लिए ग्राफ पेपर ले लिया। अब हमने 3 पॉइंट्स लिए। 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं हमारे, पहला 0,3, 3,1 एंड 6,-1। तीनों पॉइंट्स को लिया और हमने ज्वाइन कर दिया, इसका ग्राफ आ गया। इसी तरह दूसरी लाइन के जब हमने 3 पॉइंट्स लिए तो वो तीनों पॉइंट्स इसी लाइन के ऊपर लाई करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो हमारी फर्स्ट लाइन है, जितने भी पॉइंट्स उस फर्स्ट लाइन पे हैं वो ऑटोमेटिकली सेकंड पर भी होंगे, और जो सेकंड लाइन के पॉइंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट पे भी होंगे। इसीलिए इन दोनों का ग्राफ ओवरलैपिंग लाइंस हैं। द राइट वर्ड इज दैट द टू लाइंस आर कोइंसिडेंट। और अभी मैंने समझाया, फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स सेकंड पे भी हैं, सेकंड लाइन के पॉइंट्स फर्स्ट पे भी हैं। तो ईच एंड एवरी सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन इज अ सोल्यूशन ऑफ द सेकंड एंड वाइस वर्सा। सेकंड वाले के भी सारे सॉल्यूशंस फर्स्ट के भी होंगे, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। सो दिस इज अ केस जहां पर हमको एक नहीं ढेर सारे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, बिकॉज ईच एंड एवरी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इज अ
कॉमन सोल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशंस मिल रहे हैं इस केस में, लेकिन इतने सारे मिल रहे हैं, इट्स नॉट अ यूनिक सोल्यूशन. सो दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस इज आल्सो कंसिस्टेंट. लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिपेंडेंट. दिस वर्ड डिपेंडेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो असर्शन रीजनिंग में और एमसीक्यूज में पूछा जाता है. दिस वर्ड डिपेंडेंट, कंसिस्टेंट तो ये भी है और यूनिक भी था. यूनिक केस में एक ही सोल्यूशन था, इस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशंस हैं, और इस केस में जहां इनफाइनाइट सोल्यूशंस हैं, ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस को कहा जाता है डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, एंड इट इज कंसिस्टेंट बिकॉज वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस. ठीक है, ये हो गया हमारा, तीनों केसेस हमने देख लिए. केस 1 इंटरसेक्टिंग, केस 2 हमारा कोइंसिडेंट लाइंस का हमने ले लिया है. अब ये मैंने पहले क्यों ले लिया है, बिकॉज ये दोनों जो केसेस हैं हमारे, कौन से, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस, दोनों में हमको सोल्यूशन मिल रहा है. इंटरसेक्टिंग है तो एक पॉइंट मिल गया, उसको हम यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं, तो वो कंसिस्टेंट है. इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, मतलब सोल्यूशंस तो हैं, सो दिस इज आल्सो कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट. और लास्ट केस है हमारा व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, वो कहीं नहीं मिलेंगी, उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, एंड द गिवन पेयर इज इनकंसिस्टेंट. इसी के ऊपर बेस्ड हमारी सारी थ्योरी है. लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? अब सवाल आता है, ऐसा हो क्यों रहा है? सब जगह एक्स और वाई ही तो है, तो ये डिटरमिन करते हैं उनके कोएफिशिएंट्स. नाउ इट कम्स, जैसे हमने पॉलिनोमियल्स में किया था ना, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, होता है भाई रिलेशन. तो यहां पर भी ग्राफ का नेचर कैसा होगा, सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, ये सारा का सारा बेस्ड है कोएफिशिएंट्स पे. कौन से कोएफिशिएंट्स? A1 B1 C1, A2 B2 C2. तो पहले केस में जहां लाइंस इंटरसेक्टिंग है, ये रिलेशनशिप ट्रू होना चाहिए. क्या होना चाहिए? दैट A1 अपॉन A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1 अपॉन B2. और अगर ऐसा हमने देख लिया है, देयर इज नो नीड टू चेक द थर्ड वन. C1 बाई C2 को देखने की भी जरूरत नहीं है. जैसे ही आपने पहले दो रेशियोज को कंपेयर किया, एंड इफ दे आर नॉट इक्वल, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू अ यूनिक सोल्यूशन, intersecting lines and a consistent pair. second case में है हमारी lines coincident lines के केस में हमारे पास आता है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2. बड़ी सिंपल सी बात है, वैसे भी सारे पॉइंट्स कॉमन है. तो A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2, तीनों का रेशियो बराबर ही होगा. ठीक है, अब केस आता है कि पहले वाले दो बराबर है लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है. ये है गड़बड़. आई कॉल इट एज अ गड़बड़ बिकॉज यहाँ पर हमको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है. कब नहीं मिल रहा है? जब पहले दो रेशियोज तो बराबर है एंड द थर्ड वन इज नॉट इक्वल टू द फर्स्ट टू. तो लाइंस हमारी पैरेलल होंगी, यानी नेचर ऑफ ग्राफ्स पैरेलल. टाइप ऑफ सोल्यूशन, नो सोल्यूशन. कंसिस्टेंसी, inconsistent, and this is the condition of consistency. Number 3, this is the condition for inconsistency, right? यानी कि अगर हमारा रेशियो A1 by A2 is equal to B1 by B2 not equal to C1 by C2 है, the given pair of equations is inconsistent, the graph will be parallel and it will be a case of नो सोल्यूशन. ठीक है, अब इसके बेस पर आते हैं हमारे एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स. बहुत आसान है. चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट. कैसे चेक करेंगे? ग्राफिकली बोला गया है तो हमें ग्राफिकली ही चेक करना है. इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली. अगर कंसिस्टेंट है तभी तो सॉल्व कर पाओगे. अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो सोल्यूशन कोई नहीं निकाल सकता, तो हम कैसे निकालेंगे? पहला इक्वेशन है x + 3y = 6. दूसरा हमने ले लिया, सबको याद हो गया होगा अब तक. तो हमने क्या किया? सॉल्यूशंस निकाले पहले वाले के, उसके बाद हमने दूसरे वाले के सॉल्यूशंस निकाले. ठीक है, हमने फटाफट ये सॉल्यूशन बॉक्स रेडी किया, फिर हमने ग्राफ ले लिया, और ग्राफ लेने का मतलब है उस पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, यू हैव टू राइट डाउन दिस इज गोइंग टू बी x पॉजिटिव, दिस इज x नेगेटिव, दिस इज y पॉजिटिव एंड दिस इज y नेगेटिव. और यहाँ पर लिखते हैं हम 0. कई बच्चों की आदत होती है, मैंने देखा यहाँ पे 1 2 3 4 पूरी नंबरिंग करते हैं. डोंट डू दैट. एक तो वो आपका टाइम वेस्ट होगा, कंफ्यूजिंग लगता है, एग्जामिनर जो चेक कर रहा होता है ना उसको भी बहुत इरिटेटिंग लगता है. देयर इज नो नीड टू राइट 1 2 3 -1. इस नंबर लाइन को सजाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. यू आर इन अ ग्रोन अप क्लास 10th नाउ. हमें सिर्फ पॉइंट्स को प्लॉट करना है और लाइन बनानी है फाइन सी. पहला पॉइंट है हमारा 0,2. 0,2 हमारा यहाँ आ जाएगा. ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा 3,1. 1 2 3 एंड 1. ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा 6,0. 1 2 3 4 5 6,0. इट मीन्स दिस लाइज ऑन
और इनको हमने ज्वाइन किया तो हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, पहली लाइन हमारी रेडी हो गई है। दूसरे केस में हम देखते हैं, इट्स 0, -4, 0, -4, 1, 2, 3 एंड 4, ये आ गया हमारा एक पॉइंट। 3, -2, 1, 2, 3 एंड -2। आई होप आपको दिखाई दे रहा है कैसे प्लॉटिंग करना है, कैसे पहुंचना है। x is 6 एंड y is 0, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 0, यानी कि ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर है। इनको मैंने ज्वाइन किया तो हमारी सेकेंड लाइन बन गई। दोनों लाइंस पर हमने उनकी इक्वेशंस लिख दी और फिर नोट किया उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। P is 0, 6, बड़ी क्लियर सी बात है, अगर ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हमको एक पॉइंट मिल चुका है, तो दिस इज डेफिनेटली अ केस ऑफ कंसिस्टेंट एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0, 6। अब लिखा है इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। चिल्ड्रन, इसमें सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, वहां पर बस सोल्यूशन निकाला, सोल्यूशन हम बोल रहे हैं इसको बार बार सोल्यूशन, बट P 0, 6 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, द सोल्यूशन हैज टू बी द वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ y। तो ये लिखना जरूरी है, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 6, क्योंकि जब भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आप वही लिखना भूल गए तो वहां पे मार्क्स कट जाएंगे। सो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 6 इज द यूनिक सोल्यूशन हियर। ठीक है, सो ये वाला गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 5x - 8y + 1। इसमें भी हमें वही करना है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक और इनफाइनाइट। लेकिन अब हम थोड़ा स्मार्ट हो चुके हैं कि हमें कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी मालूम है। पहला इक्वेशन मैंने लिख लिया एज इट इज, दूसरा मुझे कुछ कुछ मिलता हुआ लग रहा था। अगर इस सेकंड इक्वेशन को मैं पूरा का पूरा 5/3 से मल्टीप्लाई करूं तो इट कम्स आउट टू बी 5x - 8y + 1 इक्वल टू 0। अरे ये तो बिल्कुल सेम है, अगर बिल्कुल सेम लाइन ही है तो उसका ग्राफ बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो हमें पता है कि वो कैसा ग्राफ होगा, इट विल बी अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस। लेकिन एग्जाम में आ गया अगर एक क्वेश्चन तो आपको ग्राफ बना के दिखाना पड़ेगा बेटा, तो आप इसका ग्राफ आराम से अपने आप बना सकते हो। आई एम स्किपिंग दैट, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि दो लाइंस हमारी यहाँ पर आ जाएंगी जो कोइंसिडेंट होंगी, तो इट इज अ केस ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। और इसमें तो इन्होंने ये पूछा नहीं कंसिस्टेंट है या नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि दिस पेयर इज अ केस ऑफ डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। इसकी आप एक ग्राफ बना के ओवरलैपिंग लाइंस दिखा के आपको 2-3 पॉइंट्स आपको निकाल के आप कह सकते हो दीज आर सम ऑफ द सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकते हैं, कोई भी नहीं निकाल सकता, बट 1, 2 और 3 सॉल्यूशंस, जस्ट 2-3 सॉल्यूशंस आप जब सॉल्यूशन बॉक्स बनाओगे, they can only be the solutions, the common solutions, some of the solutions of the given pair। ठीक है, तो ये आप अपने आप कर लेना, मैंने ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दिया है, आई एम गिविंग यू सम होमवर्क। ठीक है, इसका ग्राफ आपको खुद बनाना है, राइट? ओके, दिस इज अनदर वर्ड प्रॉब्लम। ये वैसे वर्ड प्रॉब्लम के नाम पे बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, शी आंसर्ड। देखो ये तो पहली बना दी है चंपा ने, सीधा सा बता दी थी आंसर, नहीं बताया उसने। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। जिन बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम से डर लगता है ना, बस वो एक चीज पकड़ लो, भाई निकालना क्या है, ढूंढना क्या है। Help her friends to find how many pants and skirts Champa bought। तो हमें निकालना है कि सबसे पहले help her friends to find how many pants and skirts Champa bought। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारी ओपनिंग स्टेटमेंट। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आती है उसकी ओपनिंग स्टेटमेंट लिखे बिना इक्वेशंस नहीं बनानी है। आई रिपीट, इफ इट इज अ वर्ड प्रॉब्लम तो उसका ओपनिंग लाइन मतलब आपको बताना पड़ेगा x क्या है, y क्या है। इस पूरे क्वेश्चन में x y नहीं है, आप अपनी मर्जी से ला रहे हो दो वेरिएबल्स, तो यू हैव टू फर्स्ट डिफाइन मतलब x किसको रिप्रेजेंट करता है और y किसको रिप्रेजेंट करता है। तो हमने यहाँ पे ले लिया है कि लेट द नंबर ऑफ पैंट्स बी x एंड नंबर ऑफ स्कर्ट्स बी y। अब तो बहुत सिंपल सी बात है, दोनों सिचुएशंस हमको दी हुई है। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 less than twice the number of pants। तो according to the question, ये एक दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है। Children, I'm giving you the model answer here। पहले हमने लिख दिया this line is called as defining statement। This is according to the question। अपनी मर्जी से थोड़ी लिख रहे हैं हम, जो क्वेश्चन में दिया है वही लिख रहे हैं। ठीक है, क्या था हमारा पहला, y equal to 2x minus 2, ये हमने algebraically एक्सप्रेस किया, उसको रीराइट करते हुए this is expressed in the standard forms। इसी तरीके से दूसरा रिलेशन हमने देखा, उसकी इक्वेशन बना ली है,
और फिर हमारा आ जाता है ग्राफ। अब हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। एग्जाम में ऐसा कुछ लिखा नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल इट इज रिटन सॉल्व ग्राफिकली, यू कैन सॉल्व इट अलजेब्रिकली ऑल्सो, बट ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज वी आर डिस्कसिंग ऑन ग्राफिकल सोल्यूशंस, तो इसका हम ग्राफ बनाकर सॉल्व करते हैं। ग्राफ कैसे बनाना है हमको? बिल्कुल वैसे ही बनाना है। हमने पहले इक्वेशन ले लिया, उसका सोल्यूशन बॉक्स रेडी कर लिया, फिर हमने दूसरा इक्वेशन लिया, उसका सोल्यूशन बॉक्स बनाया, और दोनों की हमने लाइंस बना दी हैं। अब अगर आप दोनों की लाइंस को देखोगे तो वो जहां मिलती हैं वही उसका यूनिक सोल्यूशन होता है। तो ये जो पॉइंट हमने लिया है ये आ रहा है 1,0। ना डोंट बी सरप्राइज, 1,0 कैसे हो सकता है? 1,0 का मतलब है कि 1 है x का वैल्यू और 0 है y का वैल्यू, यानी कि उसने स्कर्ट्स खरीदे ही नहीं, राइट? ऐसा भी सोल्यूशन हो सकता है। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है ये, ठीक है? सो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 इज द यूनिक सोल्यूशन। नाउ x क्या था? x था नंबर ऑफ पैंट्स दैट चंपा परचेज, ठीक है? तो ये फाइनल स्टेटमेंट लेना बहुत जरूरी है। द नंबर ऑफ पैंट्स शी परचेज इज 1 एंड शी डिड नॉट बाय एनी स्कर्ट। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल था। अभी आ जाता है एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically। अगर ये नहीं लिखा होता ना find their solutions graphically, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिंपल है क्लास 10 के एग्जाम में आने के लिए। लेकिन अगर ग्राफिकली आपसे बोला जाएगा तो कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस नहीं आएंगी। तो ये बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है। 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। चिल्ड्रन, ये जो दो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, इनको हम एक सिंपल ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। आप एग्जाम में कैसे भी सॉल्व करो इफ यू हैव टू सॉल्व एल्जेब्रिकली, लेकिन यहाँ लिखा है ग्राफिकली, और ग्राफिकली हमें उसके लिए दो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बनानी ही पड़ेंगी। तो सबसे पहले केस में अगर हम ले लें तो दो चीजें हैं यहाँ पर जो हमें जानना जरूरी है, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। मैंने डिफाइनिंग स्टेटमेंट में बना दिया, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x एंड y। पहला स्टेटमेंट, दोनों का सम 10 हो जाएगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज बॉयज प्लस गर्ल्स, सो x प्लस y। और दूसरे में हमने लिख लिया नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ऑलराइट, दोनों इक्वेशंस बन गई हैं। अब मैं इसका ग्राफ यहाँ नहीं बना रही हूँ, दिस आई एम लीविंग टू यू ऑल। इनका ग्राफ बनाओ, जहां पर भी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर देगा। बिल्कुल इसी तरीके से केस 2 हम ले लेते हैं। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost। दोनों स्टेटमेंट्स में दो चीजें कॉमन है, पेन एंड पेंसिल। वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and that of 1 pen। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil बी x, दूसरे को हमने y ले लिया। पहली सिचुएशन बनाई, 5 pencils हैं और 7 pens हैं, सो 5x plus 7y is 50। दूसरा बना लिया। अब ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, दोनों का ग्राफ आप बनाओ, प्लॉट करो, जहां पे भी वो मिलती हैं फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, ठीक है? तो यानी कि जहां पे भी वो इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है? सो दिस चिल्ड्रन आई एम लीविंग टू यू, आई होप यू कैन मैनेज इट। ये आ रहा है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और दूसरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मैंने टैबुलर फॉर्म में किया है तो बहुत जल्दी हम खत्म करेंगे। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, अब ये रेशियोज का रिलेशन अच्छे से याद कर लो, भूलने की गुंजाइश नहीं है। a1 by a2 हमने निकाला, b1 by b2 एंड c। फाइंड आउट whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। यानी कि हमें इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस का नेचर बताना है। बी क्लियर, 3 बातें हैं, कितने सॉल्यूशंस, नेचर ऑफ ग्राफ एंड कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो 3 टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, करना हमको वही है, क्या करना है, रेशियोज निकालना है, ठीक है? तो हमने टेबुलर फॉर्म में मैंने कोशिश की है, हमको 3 पेयर्स दिए हुए, मैंने तीनों के तीनों लिखकर यहाँ पर रख लिए हैं। अब हम फर्स्ट पेयर के लिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, a1 by a2। a1 है हमारा 5, a2 है 7, तो ये बन गया 5 by 7। देन इट इज -4/6, ठीक है? इन दोनों को मैंने देखा। अब जल्दी से बच्चे भागने लग जाते हैं तीसरे पे, भाई मैं नहीं निकालूंगी तीसरा वाला। क्यों नहीं निकालेंगे हम थर्ड वाला? क्यों? हमें यहीं से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, 5 by 7। इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, वैसे यहाँ जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम कैंसिल भी करें और देखें, ये a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। और मैंने पहले डिस्कस किया, अगर फर्स्ट 2 नॉन इक्वल हैं तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। मुझे c1 by c2 को चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जल्द सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने फटाफट किया 9 by 18,
और दूसरा लिखा 3/6, ये तो कुछ सेम सेम से लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? अगर हमने इसको कैंसिल किया तो ये बन गया 1/2, और अगर इसको किया हमने तो ये भी बन गया हमारा 1/2। A1 is now equal to B1 and B2, ठीक है। सो A1 by A2 is now equal to B1 by B2। अब डिसाइड करेगा कौन? C1 by C2। अगर ये दोनों नहीं बराबर तो C1 by C2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है द वैल्यू ऑफ C1 by C2 जो है 12/24। इसको भी मैं अगर यहाँ कैंसिल करूं तो मेरा आंसर आ जाता है 1/2, यानी कि तीनों बराबर हो गए। तीनों बराबर होने से ये लाइंस डिपेंडेंट हैं और यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइंस आ जाएंगी, ठीक है। थर्ड केस हम देखते हैं, 6/2 -3/-1। अरे इसमें भी दोनों बराबर हैं। कैसे बराबर है? इफ आई कैंसिल दिस विल बी 3/1 एंड दिस विल ऑल्सो बी 3/1। अगर दोनों बराबर हैं तो तीसरा हमें निकालना ही पड़ेगा 10/9। अब ये डेफिनेटली बराबर नहीं है, यानी कि फर्स्ट टू आर इक्वल एंड द थर्ड वन इज नॉट इक्वल। ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, यहाँ लाइंस मिलने वाली नहीं है। सो दिस इज अ केस ऑफ पैरेलल लाइंस। ऑल राइट, तीन चीजें थी, पैरेलल, कोइंसिडेंट या इंटरसेक्टिंग। ऑल राइट, बराबर से बांट दिए हमने सारे पार्ट्स। सेम और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन वर्ड्स का कितना फर्क है। अगेन हमें वही करना है, कंपेयरिंग द रेशियोज। वही हमें लाइंस के बारे में बात करनी है, लेकिन इस बार जो वर्ड्स हैं वो हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब पूछा है क्वेश्चन ने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, आप लिख रहे हो पैरेलल, कोइंसिडेंट एंड इंटरसेक्टिंग, तो मार्क्स कट गए ना हमारे, ठीक है। तो ध्यान से जो पूछा गया है उसी का जवाब देंगे, लेकिन उसी फॉर्मेट में हम इसे खत्म करते हैं। हमने ले लिया एक पूरा का पूरा चार्ट, वैसा का वैसा मैंने चार्ट बनाया है, लेकिन मैंने यहाँ पर गिवन पेयर ये तो सब सेम रखा, ये हमने हेडिंग चेंज कर दिया। यहाँ पर पहले नेचर ऑफ ग्राफ था, अब हमारा है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। पांचों के पांचों पेयर्स मैंने लिस्ट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, पांचों पेयर्स आ गए। A1 by A2 हमारा हो गया 3/2, यहाँ पर आ गया 2/-3। अब 3/2 2/- कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर मान लो ये 2/3 की जगह पर 3/2 भी होता तो भी एक बात तो बड़ी क्लियर दिखाई दे रही है, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव एंड दिस वैल्यू इज नेगेटिव। बेटा अगर रेशियो सेम भी है ना, 3/2, लेकिन अगर माइनस साइन है तो ये रेशियो बराबर नहीं गिना जाता, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमें C1/C2 निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट वाई, ये हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर रिलेशनशिप आ गया A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा है तो नेचर ऑफ ग्राफ कैसा होगा? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग होगा तो यूनिक सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमको क्या आंसर चाहिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के टर्म्स में? सो आंसर है कंसिस्टेंट। ये मैंने अपनी मर्जी से ऐड किया यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, ताकि हमें बार बार याद दिलाते रहूं। नेक्स्ट पार्ट भी हम बिल्कुल ऐसे करते हैं, 2/4 -3/-6। इसको मैं कैंसिल करूं तो मुझे मिलता है 1/2 और यहाँ पे भी मुझे मिलता है 1/2। अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो डेफिनेटली C1/C2 निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। C1/C2 अगर हमने निकाला, अब एक चीज है यहाँ पर, दिस इज 8 और 9 और मैंने यहाँ लिखा है -8 और -9। ये आपको कहीं जाकर फंसा सकता है, यानी कि अगर आपने ये ध्यान में नहीं रखा कि ये C का वैल्यू क्या होगा, 8 is in the right hand side, 9 is also there in the right hand side, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे मैम माइनस माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, तो इसको लेफ्ट साइड पे लाकर C का वैल्यू बनता है -8 और नेक्स्ट केस में भी C का वैल्यू बनता है -9। ये बहुत ध्यान रखने की चीज है। PYQs में जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसमें ये गड़बड़ हो सकती है। तो राइट साइड हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम C के वैल्यूज को एडजस्ट करेंगे। रादर ये सारे के सारे इक्वेशंस में आप देखो C को उन्होंने राइट साइड पे रखा हुआ है। C को नहीं, मतलब वैल्यू को अगर हम लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो उसका साइन बदल जाएगा। तो C का वैल्यू हर बार साइन चेंज करके हम एंटर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो -8/-9 इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 1/2। तो ये केस होता है जब पहले दो बराबर है और तीसरा वाला बराबर नहीं है, द गड़बड़ सिचुएशन, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी पैरेलल, इनकंसिस्टेंट, नो सोल्यूशन। अब बाकी पार्ट्स हम थोड़ा जल्दी रैप अप करते हैं। अगेन अब ये कितना कॉम्प्लिकेटेड सा है ना, 3/2/9। कई बार एग्जाम के प्रेशर में ना हम कैंसिल करना ही भूल जाते हैं। वैसे आना चाहिए, आई एम जस्ट जोकिंग, लेकिन अगर ऐसा हो रहा हो, दिमाग खराब हो रहा हो, कैसे क्या, एक चीज तो सिंपल है, ये पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू है ना।
इसको सॉल्व कर लेना वैसे, लेकिन अगर नहीं कर कुछ कंफ्यूजन हो भी रहा है तो ये तो दिख ही रहा है कि दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, तो सी को भी निकालने की हमको कोई जरूरत नहीं है. द फर्स्ट टू आर नॉट इक्वल, सो दिस इज गोइंग टू बी अ केस ऑफ कंसिस्टेंसी विद अ यूनिक सोल्यूशन. ठीक है, लास्ट टू पार्ट्स भी खत्म करें. 5/-10 -3/6. अब तो दोनों नेगेटिव आ गए, चेक करना पड़ेगा. सो दिस इज गोइंग टू बी -1/2. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी -1/2. दोनों बराबर हैं तो तीसरा तो निकालना ही पड़ेगा. अरे वाह, ये भी हमारा आ गया -1/2. So all three are equal. It represents a pair of coincident lines. और ये आ जाएगा consistent but dependent infinitely many solutions. लास्ट केस भी हमारा बिल्कुल ऐसा ही है. मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा रही हूँ जल्दी से. तीनों को हमने कंपेयर किया, फिर से तीनों बराबर आ गए और हमारा आंसर आता है consistent dependent infinitely many solutions. हो गए ये सारे क्वेश्चंस. ना क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट. देख रहे हो पूरा का पूरा एक्सरसाइज में यही है. तो रिलेशनशिप्स आपको पता है तो सब हो जाएगा. अब उन्होंने कहा इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली. तभी ग्राफ बनाना है अगर वो कंसिस्टेंट है. ठीक है, पहला केस देखते हैं. यहाँ पर है 1, ये भी 1. अब मैं ओरली इसको करा रही हूँ. दिस इज 1/2, दिस इज ऑल्सो 1/2. भाई दोनों बराबर हो गए हैं, दोनों बराबर हो गए हैं. तीसरा वाला चेक करना जरूरी है. 5/10, तो ये हमने कैसे बनाया? 1/2, 1/2 एंड 5/10. ये तीनों के तीनों आपस में बराबर हैं. अगर बराबर हैं तो ये इट इज अ केस ऑफ कंसिस्टेंसी बट विथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. सेकंड केस अगर हम देखते हैं तो ये है हमारा 1, यहाँ पे हमारा 3, यहाँ पर माइनस. अभी देखो मैंने कोई साइन नहीं लगाया, पहले रेशियोज को निकालेंगे फिर साइंस रिप्लेस करेंगे. तो x का यहाँ कोएफिशिएंट 1 था, यहाँ 3 है. यहाँ y का -1 और यहाँ पर -3. अब ध्यान से, यहाँ राइट साइड पर 8 पॉजिटिव है, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे -8 और -16. अगर मैं इनको चेक करूं तो ये दोनों तो बराबर है, मैंने इक्वल टू साइन लगा दिया ना. थर्ड वन, इसको अगर हम चेक करें, दिस इज 1/2, तो ये डेफिनेटली बराबर नहीं है. सो दिस इज अ केस ऑफ पैरेलल लाइंस एंड नो सोल्यूशन. तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट कंसिस्टेंट, दिस इज रादर इनकंसिस्टेंट. ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं. यहाँ पर 2 है, सो 2/4. यहाँ पर है 1, 1/-2. क्या मुझे जरूरत है? अब आप सोचोगे मैम ये कैंसिल होके 1/2 बन रहा है, बट दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, राइट? सो डेफिनेटली दे आर नॉट इक्वल. अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो दिस इज गोइंग टू गिव मी इंटरसेक्टिंग लाइंस. एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस के साथ हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आता है और ये कंसिस्टेंट होता है. ठीक है, सो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए यहीं पर खत्म कर रही हूँ. राइट, आई एम श्योर यू कैन मैनेज इट. ये एक छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि ये ग्राफिकल की एक्सरसाइज में है, तो अगर एग्जाम में आता है कि लिखा हो ग्राफिकली सॉल्व करना है तो हमें इसको करना है, अदरवाइज यू कैन सॉल्व इट एनीवे. हमें तो इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं. हाफ द पेरीमीटर. हाफ द पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर कितना होता है भाई? 2 times of L plus B, right? तो half कितना हो जाएगा? Only L plus B. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than twice its width. Width को हमने ले लिया x और length को हमने ले लिया y. ठीक है, is 36 meters. Find the dimensions of the garden. हमें x और y निकालना है. x को मैंने width ले लिया, y को मैंने length ले लिया. तो मेरे पास दिया है half the perimeter whose length यानी कि y. तो लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ. इक्वेशन यही बनाते हैं, लेंथ यानी कि y 4 मोर, 4 ज्यादा, मोर देन इट्स विड्थ. अब मैंने विड्थ यहाँ पे लिख लिया. सो दिस इज गोइंग टू गिव मी वन इक्वेशन. एक बार चेक कर लेते हैं. हुज लेंथ इज, लेंथ हमने लिया है y इज 4 मोर देन इट्स विड्थ. इक्वेशन बना ली पहली वाली, बड़ी सिंपल सी. नेक्स्ट केस में दिया है हाफ द पेरीमीटर इज 36 यानी कि L plus B विल बी 36. तो L कितना है हमारा? Y. विड्थ कितनी है? X. और ये कितना हमको दिया हुआ है?
36 दो इक्वेशंस बन गई हैं, इनको आप प्लॉट करो, जहां मीट करेंगी वहीं उसको कॉमन सोल्यूशन आ जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed। you remember that हमने ग्राफ डिस्कस किया, एक लाइन ली थी, उसके साथ कितने पॉसिबल केसेस थे, तो हमें 3 लाइंस डिटरमिन करनी है जिसका बिहेवियर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट अलग अलग होगा। इंटरसेक्टिंग के लिए देखते हैं पहले केस। इंटरसेक्ट का रिलेशन है a1 by a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 by b2। अब हमको a का वैल्यू दिया हुआ है 2 और यहाँ पर है 3, सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। अगर a1 2 है, b1 हमारा 3 है, तो हमें a2 और b2 की जगह पर कुछ ऐसा लिखना है कि बस ये बराबर ना हो जाए किसी तरह। तो हम स्मार्टली, एंड डोंट ट्राई टू शो योर क्रिएटिविटी हियर, बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्या लिखें क्या लिखें, सिर्फ रिलेशन ट्रू होना चाहिए। तो मैंने तो क्या किया, 2 को 2 का रख लिया, 3 को बदल दिया। नॉन इक्वल करना है ना, अगर यहाँ पर हम 2 लिख दें तो कुछ गलत नहीं है। डोंट थिंक कि हम 2 नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, इसको 2 लिख देंगे पर इसको 3 नहीं लिखेंगे। 3 नहीं लिखेंगे तो कुछ और लिख देते हैं। देखो हमने 2 को 2 रखा तो ये हो गया 2/2, ये हो गया 3/5, नॉट इक्वल, दिस डन। पैरेलल लाइंस, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। a1 b1 एंड c1 तीनों को मैंने सब्सटीट्यूट किया तो मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब मुझे इसको सेटिस्फाई करना है, इन दोनों को बराबर रखना है। बराबर रखना है तो 2 और 3 ही ले लेते हैं ले सकते हैं ना, और तीसरे वाले को बराबर नहीं रखना है, यानी कि 2 और 3 को मैंने सेम ले लिया और तीसरे वाले को बस चेंज कर दिया, तो रिलेशन अपने आप फॉलो हो जाएगा। ठीक है, थर्ड केस में तो और भी आसान है, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट में मतलब a1 b1 c1 की वैल्यूज डाली और बराबर रखना है, भाई सबको डबल कर देते हैं। 4x 6y minus 16. It's a very important and interesting question. Last question of the chapter, and again this question comes in for a 3 marker if it comes in the exam। और ये इतना आसान है कि बेटा इसमें गलती नहीं करना, सिर्फ ग्राफ बनाते समय ध्यान से पॉइंट्स प्लॉट करना। 2 इक्वेशंस दी हुई हैं हमको और हम अच्छे से सीख चुके हैं। 2 दी हुई है या 3 दी हुई है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। Okay, draw the graphs of the equations x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y। दो ही है भाई, दो equations हमको दी हुई है। ठीक है, determine the coordinates of the vertices of the triangle formed। ना ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए तो 3 लाइंस होनी चाहिए ना। सो determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x axis। तो इसके अंदर हमारा x axis is going to be my थर्ड लाइन। ठीक है, और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0 एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। इसको नहीं भूल जाना। और शेडिंग का मतलब ये नहीं है उसको घिस घिस के उसके अंदर टाइम वेस्ट करना है। आपने 4 लाइन भी लगा दी ना तो दैट्स द शेडेड पोर्शन। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ग्राफ पेपर तो हमने ले लिया, पहले के कोऑर्डिनेट्स बनाए, उसकी लाइन बना दी। ठीक है, जब हमने उसकी लाइन बना दी है तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 उसको लिखना बहुत जरूरी है। 2 लाइंस हैं तो डिफरेंशिएशन क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है, सेकंड लाइन, अगर हम सेकंड लाइन का सोल्यूशन बॉक्स बनाए, x को 0 लिया तो y आ गया हमारा 6, तो 1 2 3 4 5 6, एक पॉइंट हमारा यहाँ आ जाएगा। दिस इज अ वे वी प्लॉट। ठीक है, अगर मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में, सॉरी, इसको बेटा इसको ऐसे घिस घिस के ना मोटा पॉइंट नहीं बनाना है, राइट। हमें सिर्फ एक डॉट लगा के एक सर्कल बना देना, जस्ट टू शो द एग्जामिनर कि यहाँ हमने पॉइंट मार्क किया है। लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, बस पॉइंट का प्लेसमेंट अच्छे से करना होता है। तो हमने एक पॉइंट ले लिया 0,6, उसी तरीके से 4,0, 4, हमने 0 लिया, ओके 4,0, सो यानी x इज 1 2 3 4 एंड 0, तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट आ गया। देन 2,3, 1 2 एंड 3, ओके। तो जैसे ही हमने इसकी लाइन बनाई हमारा दूसरा ग्राफ बन गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, डिटर्मिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस तो सबको दिख रहा है, उसकी इक्वेशन कौन सी होती है हमारी, y इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा। अब इसके अंदर ये आ चुका है इसको हटा देते हैं, ये साइंस जरा हमको थोड़ा तंग कर रहे हैं। ओके, इरेजर लिया हमने, ये वाला पॉइंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ये भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो अब हम वापस पेन पे लेते हैं। ठीक है, ग्राफ बन गया हमारा। अब हमको लेने कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इससे ट्राइंगल बन जाएगा। तो पहला पॉइंट है हमारा ये वाला जिसके कोऑर्डिनेट्स आ गए a2,3, दूसरा है हमारा यहाँ पर जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -1,0, तीसरा है यहाँ पर जो हमारे पॉइंट्स आ गए 4,0। बन गया हमारा ट्राइंगल। तो हमने आंसर कर दिया कि भैया इस ट्राइंगल के वर्टिसेस आ गए हैं
A2,3 -1,0 and C4,0. एक चीज बाकी है, शेड द ट्राइंगुलर रीजन। ठीक है, शेड द ट्राइंगुलर रीजन के लिए हमने ये वाला एरिया सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस था। अगर इसमें होता वाई एक्सिस तो बी केयरफुल, अगर वाई एक्सिस होता बेटा तो हमें ये वाला एरिया शेड करना होता, लेकिन फिलहाल दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये येलो वाला पोर्शन शेडेड है। अब आप यहाँ पे कलर नहीं करना है, आप आराम से इसके ऊपर ऐसे स्ट्रोक्स लगा के फ्री हैंड स्लोपिंग लाइंस बना के आप लिख सकते हो दिस इज द शेडेड रीजन, और खत्म। ये यहाँ पर एक्सरसाइज भी खत्म, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन भी खत्म, और यहाँ पर हमने दोनों टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लिए। ग्राफ कैसे बनाया जाता है, उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। एंड इस चैप्टर में एक छोटी सी खास बात ये है, किसी भी टॉपिक से 1 मार्कर आ सकता है, 2 मार्कर भी आ सकता है और 3 मार्कर भी आ सकता है। देयर हैव बीन क्वेश्चंस जो कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी पे 3 मार्कर भी आया हुआ है, और एक वर्ड प्रॉब्लम एमसीक्यू में भी आई हुई है। तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से करना, ये कहना मुश्किल है किसमें से 1 आएगा, किसमें से 2 आएगा, किसमें से 3 आएगा। बट ट्रस्ट मी, अगर ये वीडियो अच्छे से देखकर सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो यू आर ऑलमोस्ट डन विद 50 to 60% ऑफ द चैप्टर। और नेक्स्ट मॉड्यूल में हम एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस करेंगे। एल्जेब्रिक सॉल्यूशंस करने के तुरंत बाद द मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉड्यूल ऑन वर्ड प्रॉब्लम्स। कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड, वी आर गोइंग टू डिस्कस सीबीएसई पीवाईक्यूज। सीबीएसई पीवाईक्यूज को इस बार मैं वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ मर्ज करके डिस्कस करूंगी, क्योंकि ज्यादातर इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आई हुई हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, अच्छे से मेहनत करो। Until then, goodbye.